रीबर्थ फॉर माई रिवेंज एपिसोड 19। जब आरंभ में उनकी बात सुनी वो बच्चों की तरह अपना मुंह बनाकर चीखते हुए बोला, क्या यार आप दोनों अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या भाई हो आप दोनों? अब तो कियान भी आरंभ को अपनी सर्द नजरों से घूरकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, अच्छा, अगर तुझे इतनी ही पड़ी है वहां जाने की तो जाकर सीधे भाई से ही पूछ ले। जैसे ही उसने अर्थ का नाम लिया, आरंभ डर के मारे कांपते हुए बोला, मुझे अपनी फोटो पर हार नहीं टिंगाना अंडस्को। कियान ने आरंभ के कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर अचानक से उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, तो क्या हम दोनों की फोटो पर तुझे हार टंगा देखना है जो तू हमें टारगेट बना रहा है, और वो भी भूखे शेर का? नहीं नहीं, ये मुझसे तो नहीं होगा। अध्यम, तू जा रहा है भाई से बात करने? जैसे ही अध्यम ने कियान की ये बात सुनी वो तेजी से अपना सिर नामे हिलाकर डर के मारे भीगी बिल्ली बनते हुए बोला, भाई पागल हो क्या आप? मुझे भाई के हाथों नहीं मरना। मैं नहीं जा रहा, और वैसे भी भाई का मूड पहले से ही खराब है क्योंकि उनकी बच्ची उनके पास नहीं है। अगर जान यहाँ होती तो मैं एक बार के लिए ये रिस्क ले भी लेता क्योंकि जान उनके गुस्से को शांत करा सकती है, पर अभी वो ही यहाँ नहीं है तो ऐसे में मैं इतनी बड़ी रिस्क नहीं उठा रहा। मैं तेरे लिए रिस्क उठाऊंगा और पता चला कि अगले ही पल मैं खुद ही इस दुनिया से उठ गया। अभी बेचारे आरंभ की रुआसी शक्ल हो चुकी थी और वो अपने दोनों भाइयों के आगे हाथ जोड़कर उनसे बोला, भाई प्लीज संभाल लीजिए ना। सिर्फ एक लास्ट बार, आई प्रॉमिस इसके बाद नहीं जाऊंगा, सिर्फ आज के लिए। अभी कियान के पास आरंभ को एक बार प्यार से समझाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि नेत्रा के आने से पहले आरंभ ही उस घर का सबसे छोटा बेटा था और सबका लाडला भी, जिस वजह से उसे हर चीज आसानी से मिल जाती थी और उसे किसी चीज के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी जितनी अर्थ या कियान करते थे। आरंभ काफी जिद्दी था और एक बार वो किसी बात को लेकर कोई जिद पकड़ लेता था तो उसे वो किसी भी कीमत पर चाहिए ही होती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आरंभ ने अजीब सी जिद पकड़ रखी थी और वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उसके भाइयों को उसका नेचर पता था और वो शायद ये भी जानते थे कि आरंभ अभी किसी की सुनने वाला नहीं है, तो आखिर में उनके पास आरंभ को शांति से समझाने का ही रास्ता था। कियान ने आरंभ को ब्रो हग किया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करने लगा। तू समझ क्यों नहीं रहा है आरू? अगर भाई ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? वो मेरी खाल उधेड़ देंगे। अभी आरंभ अपनी जिद पर अड़ते हुए अपने भाई से बोला, भाई प्लीज यार अंडस्को। अचानक से कियान अपनी सबसे सर्द और ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाते हुए बोला, आरंभ रायचंद, आपको एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर तू अभी यहाँ से चुपचाप अपने रूम में नहीं गया तो मैंने अगले ही पल तुझे भाई के आगे खड़ा कर दूंगा और फिर तू खुद उनसे पूछ लेना कि वो तुझे रेसलिंग में जाने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं। वैसे कियान जनरली किसी पर चिल्लाता नहीं था, लेकिन जब पानी उसके सिर के ऊपर से चला जाता था तब वो खुद भी अर्थ की तरह अपना कंट्रोल खो देता था। जब आरंभ ने कियान की इतनी ऊंची आवाज सुनी वो घबरा गया, पर उसने अपने डर को साइड में रखा और बोला, भाई मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अंडस्को। इस पर अध्यम आरंभ को घूरते हुए बोला, हाँ तभी पिछली बार तेरी रीढ़ की हड्डी पर हमला हुआ था और तू 1 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट पर था। ये सुनते ही आरंभ ने अपना सिर नीचे किया और अपनी हल्की से दबी हुई आवाज में बोला, वो गलती से हो गया था और हर बार एक ही गलती नहीं होगी ना भाई, प्लीज। अब कियान सच में बुरी तरह से इरिटेट हो गया था, जिस वजह से वो अपने सिर को हल्के से रब करते हुए अपनी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आवाज में बोला, आरू अभी मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। अगर तू यहाँ से सीधे अपने रूम में नहीं गया तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। कियान को गुस्से में देखकर आरंभ ने कियान का गुस्सा शांत करने के लिए अपना मुंह खोला, भा अंडस्को। इससे पहले आरंभ कुछ बोलता, अध्यम आरंभ के सिर पर एक चपत लगाते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, ओए गधे, क्यों उनको गुस्सा दिला रहा है? चुपचाप अपने रूम में जा, और अगर वो मना कर रहे हैं तो तेरी भलाई के लिए ही, इतना तुझे समझ में नहीं आता क्या? कियान ने आरंभ की तरफ देखा और अपनी ठंडी आवाज में अध्यम से बोला, अध्यम ये ऐसे नहीं मानेगा। अब अध्यम तो कंफ्यूज था ही, पर उसके साथ आरंभ भी क्लूलेस हो चुका था। वही कियान ने आरंभ का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ रूम के बाहर खींचकर लेकर जाते हुए बोला, तू चल मेरे साथ, क्योंकि मुझे तेरा कोई भरोसा नहीं लग रहा है। अगर तुझे बोला तो तू रूम में जाने के बदले वहां चला जाएगा और फिर भाई और चाचू सुबह मुझे उनके पंचिंग बैग की तरह धोएंगे। कियान ने आरंभ के रूम का दरवाजा खोला और आरंभ को उसके रूम के अंदर हल्का सा धक्का देते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, अभी ये रूम सीधे मॉर्निंग में ही खुलेगा। इसी के साथ कियान ने आरंभ को उसके रूम में लॉक कर दिया और फिर वहां उसके पीछे खड़े अध्यम की तरफ देखकर अपनी डोमिनेटिंग आवाज में उससे बोला,
अध्यम अगर तूने कुछ किया तो देख ले। इस पर अध्यम अपना सिर नामे हिलाकर अपनी हल्की सी डरी हुई आवाज में अपने बड़े भाई से बोला, नहीं भाई मुझे मरना नहीं है। वही अंदर से आरंभ दरवाजा ठोकते हुए अपने दोनों भाइयों से बोला, भाई यार खोलो ना अंडरस्को। कियान अपनी सर्द और प्लेन आवाज में आरंभ से बोला, सो जा चुपचाप और हमें भी सोने दे। कियान वहां खड़े अध्यम की तरफ देखकर बोला, तू भी जाकर सो जा। इस पर अध्यय अपना सिर हिलाकर कियान को ब्रो हक करते हुए बोला, ओके गुड नाइट भाई। कियान ने अध्यम की पीठ को थपथपाया और बोला, हम। इसी के साथ वो दोनों वहां से चले गए और इधर आरंभ उसके रूम में पूरी तरह से चिढ़कर खुद से ही बोला, भले ही आपने मुझे रूम में लॉक कर दिया पर आरंभ रायचंद को कैद करना इतना आसान नहीं है भाई। मैं निकल जाऊंगा यहां से और सही समय पर घर लौट भी आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ दुबई, सुबह के 7 बजे, रुद्रांश का अपार्टमेंट। रुद्रांश अभी सोया हुआ था और नेत्रा रुद्रांश की बाहों में थी। तभी अचानक से रुद्रांश को कुछ फील हुआ जिस वजह से उसने झट से अपनी आंखें खोली और नेत्रा की बॉडी, उसके माथे को टच करके अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, व्हाट द फक अंडरस्को, इसे ऐसे अचानक से इतना हाई फीवर कैसे आया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, कहीं कल रात के हमारे इंटरकोर्स की वजह से तो नहीं? रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा और उसके पीले पड़े हुए चेहरे को धीरे से सहलाते हुए बोला, बेटू आंखें खोलिए। क्या आप मेरी बातें सुन पा रहे हो? आंसर मी। रुद्रांश की आवाज सुनकर नेत्रा ने अपनी बंद पलकें झपकाई और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर अपनी दर्द में कराहती हुई आवाज में बोली, एम अंडरस्को मॉन्स्टर। जब रुद्रांश ने नेत्रा की दर्द भरी आवाज सुनी, उसे उसका गिल्ट अंदर ही अंदर खाने लगा और वो नेत्रा को अपने सीने से लगाकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हाँ बेबी बोलिए क्या हुआ? नेत्रा ने अपनी लाल आंखों से रुद्रांश की तरफ देखा और अपनी रुआसी आवाज में बोली, मॉन्स्टर आई एम फीलिंग सो बैड पेन। जब रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी वो अपने मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, शीटमैन हाउ कैन आई बिकम सो केयरलेस यार। जब मुझे पता था कि ये काफी सेंसिटिव है फिर भी मैं अपने अंदर के जानवर को कैसे कंट्रोल नहीं कर पाया। रुद्रांश ने नेत्रा की तरफ देखा और उसके माथे को चूमकर अपने मन में सोचने लगा, अब मेरे किए की सजा मेरे बेबी को भुगतनी होगी। आई एम सच अ रास्कल। रुद्रांश ने नेत्रा की आंखों से बहते उसके आंसू पोंछे और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपनी प्यार भरी आवाज में उससे बोला, बेटू रोना नहीं, आप स्ट्रांग हो और मॉन्स्टर आपको पेन किलर दे देंगे जिससे आपका सारा पेन भाग जाएगा। सबसे पहले चलिए आपको फ्रेश होने में हेल्प कर दूं, फिर आप मेडिसिन लेकर रेस्ट करो। नेत्रा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक भी रही थी और रुद्रांश इसके लिए अभी खुद को ब्लेम करने लगा था। रुद्रांश की बात पर नेत्रा ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और जब वो उठने की कोशिश करने लगी, उसकी पूरी बॉडी में एक दर्द की लहर उठी मानो उसकी नाजुक सी बॉडी पर किसी ने बुलडोजर चला दिया हो। नेत्रा की आंखों से झर झर आंसू बहने लगे और वो अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोने लगी। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा को इतने बुरी तरीके से रोते हुए देखा, वो खुद भी घबराई हुई आवाज में बोला, आई एम सो सॉरी मेरी जान, मुझे ध्यान रखना चाहिए था पर पता नहीं कैसे मैं अपना कंट्रोल खो बैठा। आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चा, प्लीज आप रोइए मत वरना और ज्यादा पेन होगा आपको। रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और रुद्रांश नेत्रा के बालों में अपनी उंगलियां घुमाकर उससे बोला, आप चलो। रुद्रांश ने नेत्रा को वो चादर से कवर किया और फिर उसे किसी कांच की गुड़िया की तरह बड़ी ही हिफाजत से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम में आया। उसने नेत्रा को वॉशरूम स्लैब पर बिठाया और उसके लिए गर्म पानी से बाथटब भरने लगा। इस वक्त नेत्रा और रुद्रांश दोनों ही बाथटब में बैठे थे, जहां नेत्रा रुद्रांश के दोनों पैरों के बीच में बैठी हुई थी और उसकी पीठ रुद्रांश के सीने से चिपकी हुई थी। अभी नेत्रा सोई हुई थी और रुद्रांश उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठा हुआ था। रुद्रांश ने नेत्रा को उसके फीवर और पेन के लिए मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से नेत्रा अभी उसकी गहरी नींद में सोई थी। वही रुद्रांश अपने एक हाथ से नेत्रा के बालों को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने नेत्रा के हाथ को पकड़ रखा था, जिस पर वो बार बार किस कर रहा था। तभी उसे किसी का फोन आया और रुद्रांश ने फोन उठाया और बोला, हेलो। आगे वाले शख्स की बात सुनकर रुद्रांश अपनी सर्द आवाज में बोला, हम ओके भेज दो और हाथ तीखा एकदम मीडियम रखना। अगर उसमें जरा सी भी एक्स्ट्रा मिर्ची हुई तो मैं तुम लोगों को वही मिर्ची खिलाऊंगा। इसी के साथ उसने फोन रख दिया और सोई हुई नेत्रा की तरफ देखने लगा। रुद्रांश नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। मैं इस पर प्रेशर नहीं दे सकता।
जब एक दिन से ही इसकी ऐसी हालत हो गई तो आगे क्या होगा। अचानक से उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई, जिस वजह से उसका फोन बजने लगा। इसी वजह से रुद्रांश का ध्यान उसके फोन पर गया और जब उसने फोन देखा उसकी आंखें हैरानी की वजह से बड़ी बड़ी हो गई और उसके मुंह से निकला, व्हाट द हेल, ये क्या है। उसके फोन पर जो कुछ भी अभी आया था, उसे देखते ही रुद्रांश पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद अभी पूरी तरह से ब्लैंक था, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रुद्रांश ने फ्रस्ट्रेशन की वजह से अपने बाल पकड़े और पूरी तरह से चिढ़कर बोला, ये किसने किया और किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसने हमारे खिलाफ जाकर इतना बड़ा काम किया। मुझे ये किस भी हालत में अर्थ को बताना ही होगा, उससे इतनी बड़ी बात मैं छुपा नहीं सकता। वैसे उसे भी ये मैसेज गया होगा या फिर नहीं गया, अगर नहीं तो मुझे कुछ भी करके ये अर्थ को बताना ही होगा। रुद्रांश ने बिना टाइम वेस्ट किए अपने फोन में अर्थ का नंबर मिलाया और जब दूसरी तरफ से अर्थ ने उसका कॉल उठाया, तभी रुद्रांश अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला, हेलो अर्थ। अर्थ अभी सोया हुआ ही था, जिस वजह से वो अपनी नींद भरी आवाज में ही रुद्रांश से बोला, हम बोल। जब रुद्रांश ने अर्थ की ऐसी आवाज सुनी उसने अर्थ से पूछा, कहाँ है तू अभी। जब अर्थ में रुद्रांश की आवाज में झलकती हुई चिंता देखी, वो थोड़ा अलर्ट हुआ और अपनी सीरियस आवाज में बोला, क्या हुआ। मैं तो घर पर हूं और सोया हूं, पर तुझे क्या हुआ और तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है। सब ठीक है ना रुद्र। इस पर रुद्रांश अपने उंगलियों से अपने माथे को प्रेस करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में अर्थ से बोला, यार एक बार अपना फोन चेक कर और उसमें सीवीएस का नोटिफिकेशन देख। अर्थ को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी, जिस वजह से वो अपना सिर हिलाकर दूसरी तरफ रुद्रांश से बोला, जस्ट अ सेकंड, अभी चेक करता हूं। जब अर्थ ने उसका फोन चेक किया, उसके भी होश उड़ गए और जो बची कुची नींद उसकी आंखों में थी, वो पूरी तरह से गायब हो गई। अब उसके भी छक के पंजे ढीले हो चुके थे। वो खुद पूरी तरह से शॉक्ड होते हुए रुद्रांश बोला, ये सब कैसे। मैंने बेबी की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाने दी, तो फिर ये सब कैसे पॉसिबल है। अर्थ अपनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था, जिस वजह से सिद्धि की नींद खुली, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप लेटी रही और अर्थ की बातें सुनने लगी। वही रुद्रांश अर्थ से बोला, आई नो अर्थ कि तू या घर में कोई भी ये काम नहीं कर सकता, पर ये पक्का घर से ही कोई है, क्योंकि इसमें बेटों की वो फोटोज हैं जो सिर्फ तेरे पास हैं और कुछ विला के अंदर वॉल पर लगी हुई है। हमने इस बात का ध्यान रखा था कि बेटों की इन्फो बाहर लीक ना हो, पर कोई ये जान बूझकर कर रहा है और वो वही का है। अब अर्थ बेड पर से नीचे आया और चिंता के मारे पागल होते हुए रुद्रांश से बोला, अरे यार, पर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं खुद किसी को अपने फोन को हाथ तक नहीं लगाने देता। फिर रुद्रांश अर्थ की इस बात से सहमत होकर अर्थ से बोला, वही तो हमें पता करना है ना अर्थ। अच्छा, ये सब हम बाद में सोचेंगे, पहले मैं एक जरूरी काम पूरा कर लूं। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और बोला, हम ठीक है, फ्री होकर बात करते हैं। इसी के साथ उन दोनों ने फोन रखा और रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर थोड़ा परेशान होकर बोला, ऐसे कौन कर सकता है और क्यों करेगा। उसे बेटू को बदनाम करके क्या मिलेगा। मुंबई रायचंद विला अर्थ का रूम। अर्थ वहां से उठकर वॉशरूम में चला गया। उसके बाद सिद्धि ने अपनी आंखें खोली और वो खुद वॉशरूम की तरफ देखने लगी, जिसमें अर्थ जा चुका था। अचानक से सिद्धि के चेहरे पर मौजूद एक्सप्रेशन ही बदल गए और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आई। सिद्धि अपनी शैतानी स्माइल के साथ अपनी धीमी आवाज में खुद से ही बोली, ओह मेरे प्यारे बेचारे पतिदेव जी, इनको लगता है कि मैं यहाँ इनके कहने पर आई हूँ। मैं तो अर्थ की लाइफ, उसके हॉस्पिटल और अब इस आलीशान घर में भी किसी और की मर्जी से आई हूँ, और जिसने मुझे यहाँ लाया वो है इन सबका मास्टरमाइंड, जो अब तक एक पर्दे के पीछे छिपा है और वहां से सारा तमाशा देख रहा है। ये लोग सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ क्या होने वाला है। अभी उसकी आंखों में नफरत दिखाई दे रही थी, जिसके चलते वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बोली, मिस्टर अर्थ रायचंद, आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं जो आपने मुझ जैसी लड़की से प्यार किया जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे यहाँ आना था और उसके लिए मुझे बेचारे सूरज को यूज करके उसको अपने ही पति के हाथों मरवाना पड़ा। इतना बड़ा नाटक करना पड़ा ताकि मैं यहाँ आ सकूं। यहाँ आने के बाद यहाँ के लोगों ने मुझे सही परखा था, पर वो सबसे मासूम बच्ची, उसको ये कौन बताएगा कि मैं उसकी भाभी माँ उसे अपने मतलब के लिए यूज कर रही हूँ। इसी के साथ वो हंसने लगी, पर उसकी हंसी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसकी आवाज अर्थ तक जाए। अचानक से सिद्धि के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और वो अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, अब धीरे धीरे करके मुझे इन सबको उसके खिलाफ करना है ताकि वो लड़की पूरी तरह से अकेली हो जाए और फिर होगा असली खेल शुरू।
इसी के साथ वो पागलों जैसे हंसने लगी और फिर वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखकर बोली, मेरे सो कॉल्ड पतिदेव अंडरस्कोर सॉरी फेक पतिदेव, क्योंकि वो शादी सिर्फ एक नाटक थी और कुछ नहीं। अर्थ को लगता है कि मैं सच में उसकी माफी के लिए कुछ भी करूंगी। उसने अपना सिर ना में हिलाया और फिर अपनी आंखों को गोल घूमते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोली, नहीं, मैं इनको तोड़ने के लिए कुछ भी करूंगी। सिद्धि ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे वॉशरूम के दरवाजे का नॉब खुलता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वो अपने मन ही मन बोली, आ गए, चल सिद्धि अपना नाटक शुरू करो। जैसे ही अर्थ वॉशरूम से बाहर आया, सिद्धि ने खुद को तैयार किया और फिर अपनी झूठी दर्द भरी आवाज में चिल्लाने लगी, आह अर्थ। जैसे कि अर्थ ने उसकी दर्द भरी आवाज सुनी, वो सिद्धि को अपनी सर्द नजरों से देखकर बोला, क्या हुआ? इस पर सिद्धि उसकी तरफ देखकर उसे अपने झूठे आंसू दिखाते हुए अपनी झूठी दर्द भरी आवाज में बोली, आई एम फीलिंग सो मच पेन, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना। जब अर्थ ने सिद्धि की ये बात सुनी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो सिद्धि को घूरते हुए अपनी काफी ठंडी आवाज में बोला, लिसन, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला और ये पहली बार नहीं है जो तुम्हें पेन हो रहा है। अपना नाटक बंद करो और खुद से उठो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा और दूसरे काम भी है। इसी के साथ अर्थ रेडी होकर वहां से चला गया। उसे वहां से जाता हुआ देखकर सिद्धि शॉक्ड हुई और फिर खुद पर भड़कते हुए बोली, व्हाट द हेल, ये हमेशा मुझ पर भड़कते क्यों है? अभी सिद्धि के चेहरे पर तेज स्माइल आई और वो अपने दिमाग में कुछ शैतानी सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसा फंसा फेंकूंगी कि ये हमेशा के लिए मेरी मुट्ठी में कैद हो जाएंगे, जैसे 5 साल पहले हुए थे। मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, पर अभी नहीं, अभी वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी वही होगा जो मैं चाहूंगी और मेरे बॉस चाहेंगे। दूसरी तरफ दुबई में रुद्रांश इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन पर बात नहीं, वो किसी पर भड़क रहा था। वही नेत्रा अभी भी सोई हुई थी, जिसकी वजह से रुद्रांश बालकनी में था, ताकि उसकी वजह से नेत्रा को डिस्टर्ब ना हो। रुद्रांश अपनी सबसे खतरनाक आवाज में आगे वाले इंसान से बोला, आई डोंट नो एनीथिंग रॉबर्ट, मुझे आधे घंटे के अंदर ये पता करके बताओ कि नेत्रा रायचंद की इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई और कौन है इसके पीछे। जब उसने आगे वाले की बात सुनी, वो पूरी तरह से बौखला गया और अपनी सर्द आवाज में उस पर चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है कि ये मुश्किल होगा, पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा वो करो, वरना इसका अंजाम तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ उसने आगे वाले की बात तक नहीं सुनी और फोन रख दिया। वो वापस रूम में आया और जब उसने सोती हुई नेत्रा को देखा, उसे तकलीफ होने लगी, क्योंकि जो कुछ भी अभी हो रहा था उसका असर आगे चलकर नेत्रा पर होने वाला था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। अर्थ और रुद्रांश जानते थे कि ये बात अभी कहां से कहां तक खींची जाएगी। ऊपर से नेत्रा अंडरवर्ल्ड किंग की बेटी बहन थी, जिस वजह से वो आम लड़की और तो नहीं थी, सेलिब्रिटी थी, और सेलिब्रिटी लोगों को मीडिया वाले तंग करते हैं, उन्हें ये करने में मजा आता था। शायद अभी नेत्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, उसे ये सब फेस करना पड़ सकता था, और यही सोच सोचकर इधर रुद्रांश और उधर अर्थ परेशान हो रहा था। रुद्रांश रूम में आया और नेत्रा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई स्वेयर टू माई बेटू, एक बार मुझे उस इंसान का पता चल जाए, मैं आपके हाथों से उसके इतने टुकड़े टुकड़े करूंगा कि उसकी फैमिली वो गिन भी नहीं पाएगी। रुद्रांश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। जब उसने उसके फोन पर अर्थ की कॉलर आईडी देखी, वो अलर्ट हुआ और नेत्रा को ठीक से सुलाकर वापस बालकनी की तरफ चला गया। रुद्रांश ने अर्थ का फोन रिसीव किया और अपनी चिंता भरी आवाज में अर्थ से बोला, हाँ बोल अर्थ, कुछ पता चला कि ये किसने किया है? ये सुनकर अर्थ अपना सिर नामे हिलाकर अपनी वही चिंता भरी आवाज में बोला, नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ रुद्र, पर ये जो कोई भी है ना, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पर उसे ये नहीं पता कि वो शेर से उलझने चला है जो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। अर्थ की आवाज में जो गुस्सा था वो रुद्रांश साफ साफ महसूस कर पा रहा था। अगर इस वक्त कोई अर्थ के आगे होता तो वो अब तक उसकी जान ले चुका होता, इतना ज्यादा गुस्से में था अर्थ। यहाँ सिर्फ अर्थ नहीं, रुद्रांश भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि यहाँ बात नेत्रा की थी और नेत्रा उन दोनों की कमजोरी थी, जिस वजह से वो दोनों ही अभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अर्थ की बात सुनकर रुद्रांश भी उसकी बातों से सहमत होकर अपनी गुस्से भरी आवाज में अर्थ से बोला, एक बार वो इंसान हमारे हाथ लगे, फिर मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि सारी दुनिया की रूह कांप जाएगी। अचानक से अर्थ को नेत्रा की याद आई और वो अपनी उदासी और डर भरी आवाज में रुद्रांश से बोला, रुद्र, मेरा बच्चा कहाँ है और वो ठीक तो है ना?
आई एम सॉरी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पर मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है और ये सब देखने के बाद डर लग रहा है। अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आ रहे हैं। रुद्राक्ष अभी बहुत ही गौर से अर्थ की बात सुन रहा था। वो उसे रोक नहीं रहा था या फिर बीच में बोल नहीं रहा था। वो चाहता था कि अर्थ उसके दिमाग और मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ क्लियर करें, जिस वजह से वो सिर्फ उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। वही अर्थ अपनी बात को आगे बढ़ते हुए अपनी लाचारी भरी आवाज में रुद्रांश बोला, लोगों के लिए मैं माफिया किंग हूँ जिसके अंदर उसके दिल की जगह पर पत्थर है, और ये सच भी है, पर यहाँ बात मेरी बेटी की है रुद्र, और जब बात बेटी की आती है तब बाप चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो या मेरी तरह अंडरवर्ल्ड किंग, उन दोनों को ही सिर्फ एक ही ख्याल आएगा, उनके बच्चे का। उनके मन में सिर्फ यही डर रहेगा कि उनका बच्चा तकलीफ में ना हो और कोई उसे कुछ कर ना दे। रुद्रांश अर्थ को समझकर उसका साथ देते हुए बोला, मैं तेरा डर, तेरी चिंता समझ रहा हूँ अर्थ, और जब तक हम दोनों बेबी के साथ हैं तब तक कोई उसे कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही लाख तूफान ही क्यों ना आए, पर हम दोनों दीवार बनकर उन तूफानों से हमारे बच्चे की हिफाजत करेंगे। अब अर्थ रुद्रांश की बात से सहमत होकर उससे बोला, हाँ तू सही कह रहा है। सॉरी, तेरा वहाँ एक हफ्ते तक स्टे करने का प्लान था, पर ये सब देखने के बाद मुझे मेरी बेबी की चिंता लगी रहेगी। रुद्रांश अर्थ की चिंता को भली भांति समझ रहा था, जिस वजह से अर्थ की ये बात सुनकर रुद्रांश को गुस्सा नहीं आया, उल्टा वो अपना सिर हाँ में हिलाकर अर्थ से बोला, अर्थ तू चिंता मत कर, मैं कल तक बेबी को लेकर वहां पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही अर्थ थोड़ा रिलैक्स होते हुए उससे बोला, थैंक यू सो मच यार। अब रुद्रांश अर्थ पर चिढ़ते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, चल बे, अब मुझे तू थैंक यू भी बोलेगा। ये थैंक यू बचाकर रख, बाद में बहुत काम आएगा। जब अर्थ ने रुद्रांश की ये बात सुनी, उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई और वो कंफ्यूज होते हुए बोला, किस लिए? इस पर रुद्रांश हल्का सा हंसकर अर्थ की टांग खींचते हुए बोला, बाद में पता चलेगा यार, पर अभी के लिए तू उस शख्स को पकड़ने में अपना ध्यान दे जिसकी वजह से मेरी इतनी अच्छी ट्रिप खराब हुई, और अभी मुंबई में बेटू के लिए भी थोड़ा खतरा होगा। अब अर्थ अपना सिर हिलाकर रुद्रांश से बोला, तू उसकी चिंता मत कर, मैं यहाँ देखता हूँ, तू बस मेरी बेटी का ध्यान रखना। रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, फिर कल मिलते हैं मुंबई में। इसी के साथ उन दोनों ने फोन रख दिया और रुद्रांश वापस रूम में गया। रुद्रांश रूम में आया और सोई हुई नेत्रा की तरफ देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रुद्रांश नेत्रा के पास बैठा और उसके बालों पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे बोला, बेटू अंडरस्को। जब नेत्रा ने रुद्रांश की आवाज सुनी, उसने अपनी पलकें झपकाई और धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मॉन्स्टर। रुद्रांश नेत्रा की तरफ झुका और उसके माथे को चूमकर उसके गालों को अपने अंगूठे सहलाते हुए बोला, अभी कैसा लग रहा है आपको? फीवर भी नहीं है? एंड वॉट अबाउट यूवर पेन, कुछ कम है बेबी? नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, हम थोड़ा। अब रुद्रांश अपनी थोड़ी सी प्लेन आवाज में नेत्रा से बोला, अच्छा, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। अचानक से नेत्रा की आंखें छोटी छोटी हो गई और वो कंफ्यूज होकर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, क्यों? वैसे रुद्रांश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो नेत्रा को क्या बताएं, पर उसे नेत्रा को ये बताना तो था ही, जिसके चलते वो अपनी एक लंबी सांस लेते हुए नेत्रा से बोला, हमें कल वापस जाना है। जैसे ही नेत्रा ने रुद्रांश की बात सुनी, शौक की वजह से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया, और फिर वो अपने शौक से बाहर आकर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, अरे पर क्यों? मैंने तो यहाँ कुछ देखा भी नहीं और मैं घूमने भी नहीं गई, फिर आप मुझे यहाँ से ऐसे ही वापस क्यों लेकर जा रहे हो? अभी नेत्रा के चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशन दिख रहे थे, जैसे उसे रुद्रांश की बात सुनकर बुरा लगा हो। वही जब रुद्रांश ने नेत्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे, वो नेत्रा को समझाते हुए बोला, बेटू, कुछ बहुत ही जरूरी काम आ गया है, जिसके लिए मुझे और मेरे साथ आपको भी वापस जाना है, और अगर हम कल तक वहां नहीं पहुंचे तो आपके डैड यहां आ जाएंगे। इस पर नेत्रा अपना सिर हिलाकर रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, हाँ तो आप उन्हें यहां आने दो, हम उन्हें भी घूमने लेकर चलेंगे। जब रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और वो हल्के से नेत्रा के गालों को पकड़कर उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, मेरा मासूम सा बच्चा, आपको क्या लगता है कि आपके डैड यहाँ कभी नहीं आए होंगे? ये सुनकर नेत्रा ने कुछ नहीं बोला, वो बस रुद्रांश की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगी। वही रुद्रांश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नेत्रा से बोला, वो पूरी दुनिया घूम चुके हैं और आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी ऐसी जगह जा चुके हैं। अभी नेत्रा का मुंह बन गया और वो अपनी नाक फुलाते हुए रुद्रांश से बोली, फिर मुझे कब घुमाएंगे पूरी दुनिया?
मुझे भी जाना है वर्ल्ड टूर पर। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा की ये बात सुनी उसके दिमाग में एक खुरपाती प्लान आया और वो अपनी शैतानी स्माइल के साथ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, आपको जाना है तो हम जाएंगे। एक काम करेंगे, शादी के बाद लोग हनीमून के लिए जाते हैं, हम वर्ल्ड टूर के लिए चलेंगे, अच्छा है ना? ये सुनते ही नेत्रा का मुंह खुला का खुला ही रह गया और फिर वो अपनी तेज नजरों से रुद्रांश को घूरकर बोली, मॉन्स्टर आप मुझे फिर से छेड़ रहे हो? इस पर रुद्रांश नेत्रा को अपनी बाहों में लेकर उसके कान में बोला, नहीं बेबी, मेरा मन तो कुछ और ही करने का है, पर क्या करूं, आप अभी उस हालत में नहीं हो जो फिर से मेरी शरारत भरी हरकतों को झेल पाओ। ये सुनते ही नेत्रा रुद्रांश की मस्कुलर हार्ड चेस्ट पर अपने नाजुक से हाथों से मारते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, आप सच में बहुत बुरे हो मॉन्स्टर। रुद्रांश ने नेत्रा के हाथों को पकड़ा और उससे अपने सीने पर रखते हुए अपने मन ही मन बोला, हाँ मैं बुरा हूं और आपने अब तक आपके मॉन्स्टर का असली बुरा रूप देखा नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप वो फिर से देखो। उस दिन कार्निवल में आपने जो देखा था वो कुछ भी नहीं था बेबी, क्योंकि मैं इससे कहीं ज्यादा बुरा हूं। जब नेत्रा ने रुद्रांश को खोया हुआ देखा, वो रुद्रांश के सीने में अपनी एक उंगली पोक करते हुए उससे बोला, मॉन्स्टर आपको क्या लॉस्ट होने की बीमारी है? इस पर रुद्रांश ने कंफ्यूज होते हुए नेत्रा से पूछा, क्यों? अब नेत्रा अपनी नाक फुलाकर अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए रुद्रांश से बोली, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देर में लॉस्ट हो जाते हो ना तो बस। रुद्रांश ने नेत्रा के बिखरे हुए बालों को अपने एक हाथ से ठीक किया और फिर उसका मेसी बन बनाते हुए उससे बोला, नहीं बेटू, मैं बस कुछ सोच रहा था, मुझे कोई बीमारी नहीं है। वैसे भी बीमारी मेरा नाम सुनकर ही दुम दबाकर भाग जाती है, यू नो इट। अभी नेत्रा थोड़ा डर गई और अपनी धीमी आवाज में रुद्रांश से बोली, वेरी वेल, आप इतना क्या सोचते हो, मुझे भी बताओ। डैड भी हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते हैं और आप भी। रुद्रांश नेत्रा की छोटी सी नाक पर किस करते हुए उससे बोला, हम, क्योंकि ये सोचने का काम हमारा होता है और अगर हम सोचेंगे नहीं, कुछ प्लान नहीं करेंगे तो आगे वक्त कैसे करेंगे? नेत्रा रुद्रांश की इस बात से सहमत होकर उसमें अपनी हामी भरते हुए बोली, हाँ ये भी है। वैसे हमारे पास आज का दिन है तो हम आज घूमने चले क्या? प्लीज मॉन्स्टर, प्लीज प्लीज अंडरस्को। जैसे ही रुद्रांश ने नेत्रा के मुंह से ये प्लीज सुना, उसके एक्सप्रेशन बदल गए और वो नेत्रा को रोकते हुए उसके गालों को पकड़कर उससे बोला, अरे रुकिए बेबी, और आपको मुझे प्लीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लेकर तो जाऊंगा, लेकिन आपकी हेल्थ अंडरस्को। नेत्रा ने रुद्रांश को उसकी बात पूरी पर करने का मौका ही नहीं दिया और खुद झट से आगे बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए? रुद्रांश अभी उसकी सीरियस आवाज में नेत्रा से बोला, हाँ मैं तो हूं, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे। नेत्रा ने अपने कान पकड़े और रुद्रांश को अपना प्यारा सा क्यूट सा फेस दिखाकर बोली, सॉरी मॉन्स्टर। रुद्रांश ने नेत्रा के होंठों को चूम लिया और फिर उससे बोला, कोई बात नहीं, पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना आप अपना, ओके? अब नेत्रा भी अपना सिर ऊपर से नीचे हिलाकर बोली, बिल्कुल। नेत्रा की हरकत देखकर रुद्रांश मुस्कुराने लगा और उसके गालों को पकड़कर बोला, अभी चलो, मैं आपको पहले रेडी होने में हेल्प कर देता हूँ, फिर मैं भी रेडी हो जाऊंगा और हम घूमने चलेंगे। दूसरी तरफ रायचंद विला इस वक्त कियान उसके रूम में बैठा हुआ था। तभी आद्यम वहां आया और जब उसने कियान को चिंता में देखा, वो कियान के पास आकर बोला, भाई क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब कियान अपनी चिड़ी हुई आवाज में आद्यम से बोला, यार ये आरू किसी दिन मुझे भाई के हाथों मरवा कर मानेगा। कियान की ये बात सुनकर आद्यम पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था, जिसके चलते उसने अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कियान से पूछा, क्यों, क्या हुआ और अब उसने क्या किया? कियान आद्यम की तरफ देखकर अपनी प्लेन और गुस्से भरी आवाज में बोला, कल रात को मैंने उसे उसके रूम में लॉक किया था और आज जब मैं रूम में गया तभी वो वहां नहीं था। वो अपनी रूम की बालकनी से भाग गया। जैसे ही आद्यम ने कियान की ये बात सुनी, वो खुद पूरी तरह से शॉक्ड हुआ, क्योंकि उसे आरंभ से ये उम्मीद नहीं थी। अब उसे भी डर लगने लगा था, जिसके चलते वो अपने सिर पर हाथ रखकर कियान के पास बैठते हुए अपनी डर भरी पर गुस्से वाली आवाज में बोला, शीट, ये आरू हमेशा उल्टे सीधे काम करता है और फिर खुद तो फंसता ही है, पर साथ में हम दोनों को भी फंसाता है। आज भी यही होने वाला है, उसके साथ साथ हमारी भी बलि चढ़ने वाली है। अचानक से आद्यम की आंखों के आगे अर्थ का गुस्से से लाल चेहरा घूमने लगा, जिसकी वजह से आद्यम के एस बड़ी ई वाले रूम में भी पसीने छूटने लगे और वो कियान का हाथ पकड़कर अपनी थोड़ी घबराई हुई आवाज में उससे बोला, भाई मुझे अर्थ भाई के हाथों नहीं मरना, आप कुछ भी करके मुझे बचा लो ना। अब कियान खुद परेशान था, तो वो आद्यम को कैसे संभालता?
बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और कैसे खुद को अर्थ से कैसे बचाएं, क्योंकि आरंभ ने सचमुच एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था। कियान अपनी रोनी शक्ल बनाकर अध्यम की तरफ देखकर उससे बोला, अरे मैं क्या बचाऊं जब मैं खुद सूली पर लटकने वाला हूं। हम तो कोई बहाना बनाकर घर से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक ब्रेकफास्ट टेबल पर भाई को सब साथ में नहीं दिखेंगे तब तक कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, और जाना ही है तो सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना होगा। पर अभी मुझमें उनके आगे जाने की तो क्या ये सोचने की भी हिम्मत नहीं है। कियान के साथ अध्यम भी उसका साथ देते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, मुझमें भी नहीं है भाई, और आज हम दोनों का मरना तय है। अचानक से अध्यम के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसकी आंखों में अभी गुस्सा साफ नजर आने लगा। वही वो अपनी गुस्से भरी आवाज में चिढ़ते हुए कियान से बोला, पर आज मेरे हाथों उस छोटे हाथी का खून होना तय है। मैंने कल उसको वार्न किया था पर उसके दिमाग में ये बात नहीं घुसी, अब मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। जितनी मार और गालियां भाई से मुझे पड़ेगी वो सूद समेत डबल करके उस गधे को दूंगा। वो दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें और ज्यादा डराने के लिए उनके कानों पर अर्थ की आवाज पड़ी, जो अभी नीचे से उन्हें बुला रहा था, कियान, अध्यम, आरंभ। जैसे ही उन दोनों ने अर्थ की आवाज सुनी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उनके हाथ पैर डर की वजह से कांपने लगे। वही अध्यम अपनी बहुत ही बुरी शक्ल बनाकर कियान से बोला, भाई की आवाज। कियान अपनी डरभरी आवाज में अध्यम से बोला, नीचे से आ रही है और आवाज पर से ही ये पता चल रहा है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है। कहीं उनको आरू के कान के पता तो नहीं चल गया ना। इस पर अध्यम डर की वजह से अपने हाथों को अपने चेहरे पर मलते हुए कियान से बोला, कुछ कह नहीं सकते भाई, उनकी 10 आंखें हैं और उनसे कुछ नहीं छिपता यार। भाई की आवाज पर से ही पता चल रहा है कि वो बहुत गुस्से में है और गुस्से में हमें बुला भी रहे हैं। मतलब हो ना हो, आज हम दोनों भाइयों का इस घर और दुनिया में आखिरी दिन होने वाला है। कियान अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी उदास भरी आवाज में उससे बोला, तू सच बोल रहा है यार, अभी मुझे भी डर लग रहा है। अचानक से अध्यम के दिमाग में एक बात आई और वो कियान की तरफ देखकर बोला, भाई हम दोनों ने इतने पाप किए हैं जो मरने के बाद हम स्वर्ग में नहीं सीधे नर्क में जाएंगे। इस पर कियान कंफ्यूज होते हुए अध्यम से बोला, हाँ तो उसका क्या। अपनी बात को आगे बढ़कर अध्यम कियान को छोटे बच्चों वाली शक्ल दिखाते हुए बोला, तो मरने के बाद आप मुझे वही मिलोगे ना। जैसे ही कियान ने अध्यम की ये बात सुनी वो चिढ़ गया और चिढ़ की वजह से अध्यम के सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, पागल है क्या बे। अभी तक मैंने कुछ किया भी नहीं, अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं की, मेरी स्वीटहार्ट को अपना पूरा प्यार दिया भी नहीं, तो मैं इतनी जल्दी मरकर क्या करूंगा। मुझे मरना नहीं, जीना है, स्पेशली मेरी बच्ची के लिए। मुझे उसके साथ ढेर सारी मस्ती करनी है और मैं इतना जानता हूं कि भाई चाहे हम कितना ही तोड़े फोड़े क्यों ना, पर वो हमारी जान नहीं लेंगे यार। भाई हैं उनके दुश्मन नहीं। अध्यम कियान को थोड़ा समझाते हुए उससे बोला, पर भाई उनको गुस्से में कहाँ कुछ दिखता है, पता नहीं आज क्या होने वाला है अंडरस्को। वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसे फिर से अर्थ की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अध्यम, कियान, आरंभ, अगर तुम तीनों अभी के अभी नीचे नहीं आए तो मैं ऊपर आऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों ये सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। जब कियान ने अर्थ की ये बात सुनी, वो डर के मारे कांपते हुए अध्यम से बोला, हम ये सब बाद में देख लेंगे, अगर जिंदा बचे तो, पर पहले नीचे चलो। अगर भाई सच में यहाँ आए तो वो हमारी अर्थी यही उठवा देंगे। अब अध्यम ने भी अपना सिर हिलाया और वो दोनों भागते हुए नीचे गए। नीचे लिविंग रूम में अभी अर्थ तो बैठा था ही, पर उसके अलावा राजवीर और महिमा भी वहीं बैठे थे और उन दोनों के चेहरे पर चिंता थी, पर वो कंफ्यूज भी दिख रहे थे। वही अर्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। सिद्धि चुपचाप एक सिंगल सीटर सोफे पर बैठी थी और उसके चेहरे पर झूठे चिंता वाले एक्सप्रेशन थे। जैसे ही वो दोनों नीचे आए, कियान अपनी घबराई हुई आवाज में अर्थ की तरफ देखकर बोला, भाई अंडस्को। जब अर्थ ने उन दोनों को वहां देखा, अर्थ उन दोनों पर भड़कते हुए अपनी ऊंची आवाज में उनसे बोला, इतना टाइम लगता है, क्या कर रहे थे ऊपर, और एक कहाँ है। जब अर्थ को आरंभ उनके साथ नहीं दिखा, वो फिर एक बार ऊपर आरंभ के रूम की तरफ देखकर उसे आवाज लगाते हुए बोला, आरंभ नीचे आ अंडस्को। कियान अर्थ को रोकते हुए अपनी डरी हुई आवाज में बोला, भाई आरू घर पर नहीं है अंडस्को। जैसे ही अर्थ ने कियान की ये बात सुनी, वो कंफ्यूज हुआ और अपनी सर्द नजरों से कियान को घूरते हुए बोला, व्हाट यू मीन बाय वो घर पर नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ गया वो। अभी कियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसी वजह से वो हकलाते हुए बोला, वो भाई, वो अंडस्को।
जब अर्थ ने उसे ऐसे हकलाते हुए देखा, वो गुस्से में अपने दांत पीसकर कियान से बोला, वो करता रहेगा या फिर आगे कुछ बोलेगा भी कियान? जहां कियान को चिंता हो रही थी, वही अध्यम मनी में ही भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था और कियान की तरफ अपनी चोर नजरों से देखकर अपने मन में बोल रहा था, भाई प्लीज मत बोलो यार, कुछ भी करके संभाल लो, मत बोल अंडस्को। वो ये सब मन में बोल ही रहा था कि तभी कियान ने अर्थ की तरफ देखा और फिर अपनी एक ही सांस में वो अर्थ से बोला, भाई आरू आधी रात को रेसलिंग के लिए गया है। जैसे ही अध्यम ने कियान के मुंह से ये बात सुनी, वो मेंटली अपना सिर पीटते हुए बोला, लो हो गया कांड, अब आरू को कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान मेरे बेबी ब्रदर की आत्मा को शांति दे। वही जब राजवीर और महिमा ने कियान की बात सुनी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और अर्थ अपने शक को यकीन में बदलने के लिए कियान से बोला, क्या कहा तूने, एक बार फिर से बोल, कहाँ गया है वो? इस पर कियान फिर एक बार अपनी धीमी आवाज में बोला, अंडरस्कोर रेसलिंग के लिए भाई। जब महिमा ने कियान की बात सुनी, वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोली, हे भगवान, ये लड़का सुनता क्यों नहीं है? अभी अर्थ ने गुस्से की वजह से अपनी मुठियां भींच ली थी और वो महिमा की तरफ देखकर अपनी एकदम सर्द आवाज में बोला, आज तो आप भी बीच में नहीं आओगे माँ, क्योंकि आपका लाडला अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझने लगा है। आने दो उसे घर, उसको तो आज मैं सीधा करता हूँ। ऐसी सजा दूंगा उसकी जिंदगी में कभी रेसलिंग का नाम तक उसके मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही उन लोगों ने अर्थ की ये बात सुनी, वो काफी परेशान हो गए। वहीं सिद्धि अभी वहां चल रहे सीन का मजा उठा रही थी। जब राजवीर ने अर्थ की बात सुनी, वो अर्थ को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अर्थ छोड़ना, वो बच्चा है अंडस्को। अब तो अर्थ राजवीर पर भी हल्का भड़कते हुए उससे बोला, नो डैड, ही इज नॉट बच्चा। आपका बच्चा 25 ईयर्स का मैच्योर मैन है और आप उसे बच्चा बच्चा बोलकर सिर पर मत बिठाओ। आज सच में हद कर दी इस लड़के ने। मैंने लास्ट टाइम ही इसे वार्न किया था कि रेसलिंग में पार्ट नहीं लेना, पर लगता है मेरी बात तभी उसके दिमाग में नहीं बैठी। कोई बात नहीं, आज बिठा दूंगा बहुत अच्छी तरह से, बस उसे घर आने दो। महिमा को पता था कि आज अर्थ को कोई रोक नहीं सकता था, जिस वजह से वो अपने छोटे बेटे की चिंता में अपने पति से बोली, वीर प्लीज कुछ करो ना। अर्थ सच में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है और ऐसे में अगर आरू अर्थ के आगे आया तो ये उसे नहीं छोड़ेगा। मुझे अभी डर लग रहा है। अब राजवीर भी अपने माथे को रब करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में महिमा से बोला, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा माही, और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उस गधे को रेसलिंग में जाने की जरूरत क्या थी जब अर्थ ने उसे स्ट्रिक्टली ना बोला था। अब तो मैं भी इसे नहीं रोक पाऊंगा, और अगर रोकने गया भी तो ये रुकने वाला नहीं है। जब सिद्धि ने उनकी बात सुनी, वो अपनी शैतानी स्माइल के साथ अपने मन में ही बोली, चलो मतलब आज यहाँ सबसे बड़े और छोटे बेटे के बीच फाइट होने वाली है, जिसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगेगा। आफ्टर ऑल मुझे यही तो करना है, मुझे इनकी फैमिली को तोड़ना ही तो है। अचानक से अर्थ को किसी को कॉल आया, जिसे उठाकर अर्थ बोला, हेलो, हाँ बोल। आगे वाले इंसान की बात सुनकर अर्थ एकदम से भड़क गया और अपनी गुस्से भरी आवाज में उससे बोला, उसे वहीं रोक कर रख, मैं अभी वहां आ रहा हूं, और उसे इस बात की भनक भी नहीं लगने देना कि मुझे पता चल चुका है। इसके साथ उसने फोन रख दिया और अर्थ को इतने गुस्से में देखकर अभी कियान और अध्यम बुरी तरह से डर गए थे। वही कियान ने अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए अर्थ से पूछा, भाई अंडस्को। अर्थ ने कियान को कुछ पल अपनी सर्द नजरों से घूरा और फिर अपनी सबसे ठंडी आवाज में उससे बोला, लेकर आता हूं उसे और फिर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूलेगा नहीं। ये सुनते ही अध्यम अर्थ की तरफ देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मैं भी आऊं क्या? अध्यम की इस बात ने अर्थ का पारा और चढ़ा दिया और वो अपनी सार्केस्टिक आवाज में अध्यम से बोला, वहां क्या मेरी शादी है जो तुझे भी बाराती बनकर चलना है? अध्यम को अर्थ के हाथों मरना तो नहीं था, जिस वजह से वो झट से अपना सिर ना में हिलाकर उससे बोला, नहीं सॉरी भाई, आप जाइए। इसी के साथ अर्थ वहां से चला गया और उसके वहां से जाने के बाद अध्यम कियान की तरफ देखकर अपना सबसे बुरा मुंह बनाते हुए बोला, यार भाई हमेशा इतने रूड बिहेव क्यों करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ जान के लिए सॉफ्ट हैं, बाकी सबके साथ एकदम हिटलर। इससे पहले कियान अध्यम से कुछ कहता, राजवीर अध्यम को समझाते हुए बोला, उसका नेचर तुम सब भाई जानते हो ना, फिर क्यों बोल रहे हो ये? जहां राजवीर अध्यम को समझा रहा था, वही महिमा को आरंभ की चिंता हो रही थी, जिसके चलते वो अपनी डरी हुई आवाज में राजवीर से बोली, वीर मुझे तो बस आरू की चिंता हो रही है, कहीं अर्थ गुस्से में आरू के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती ना बरते।
कुछ देर बाद स्टार चैंपियन रेसलिंग कोर्ट यहाँ आरंभ सब कुछ भूलकर एक हटे कट्टे शख्स के साथ रेसलिंग कर रहा था, पर वो रेसलिंग छोड़कर बॉक्सिंग में अपना हाथ उठा रहा था, जिससे आरंभ को चिढ़ आ रही थी। आरंभ उस इंसान की तरफ देखकर अपने चिड़ी हुई आवाज में उससे बोला, यू चीटर, रेसलिंग की जगह बॉक्सिंग कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे बॉक्सिंग नहीं आती? लेट मी शो यू द रियल गेम। इसी के साथ आरंभ अभी उसके साथ बॉक्सिंग करने लगा और वो उसके हर हमले का जवाब दे रहा था, पर तभी उस इंसान ने एक चाल ऐसी चली जिस वजह से उसका पंच सीधे आरंभ की नाक पर लगा और उसके नाक से खून निकलने लगा। जब आरंभ को ये पंच लगा वो एक कदम से पीछे हटा पर गिरा नहीं, उसका चेहरा एक तरफ झुका और जब उसने अपना चेहरा उठाकर उस शख्स की तरफ देखा, उसे वहां उस इंसान के अलावा दो और लोग दिखे जो उस इंसान के साथी थे। जब आरंभ ने उन लोगों को देखा, एक पल के लिए वो थोड़ा शॉक्ड हुआ, पर अगले ही पल उन तीनों की तरफ देखकर उन्हें अपनी तेज स्माइल देते हुए बोला, ओह तो ये बात है, और तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैं तुम तीनों से डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत है तो आओ। इस पर उन तीनों में से दूसरा इंसान आरंभ को अपनी तेज नजरों से घूरकर बोला, आज तुमको यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। अब आरंभ के होठों पर भी उसकी शैतानी स्माइल आए, जिसके चलते वो बिना डरे उनसे बोला, चलो अपना गेम शुरू करो। इसी के साथ वो तीनों आरंभ के साथ लड़ने लगे। आरंभ खुद इतना कमजोर भी नहीं था कि वो तीनों को अकेला हैंडल न कर पाए। वहां पर बहुत सारे लोग रेसलिंग कोर्ट के आगे खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे, उनकी फाइट देख रहे थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रेसलिंग कोर्ट में जाकर उन्हें रोक पाए या उनके बीच कुछ बोल पाए। आरंभ उन तीनों से अकेला लड़ रहा था और वो बहुत अच्छी तरह से खुद को डिफेंड भी कर रहा था, खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा था, पर तभी अचानक से किसी ने उसके आंखों में कुछ डाल दिया जिसकी वजह से उसकी आंखें जलने लगी और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसी बात का फायदा उठाकर वहां वो तीनों आरंभ को मारने लगे। आरंभ ने भी थोड़ा मार खा लिया था, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसकी आंखें इतनी जल रही थी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट करने में इतना कैपेबल नहीं था। तभी अचानक से उन तीनों में से एक इंसान ने अपने जेब से एक चाकू निकाला और उसे हवा में उछालकर उससे आरंभ पर हमला करने ही जा रहा था कि तभी वहां पर कोई आया जिसमें उसका हाथ पकड़ा। जब उन लोगों ने उस शख्स की तरफ देखा, वहां उन्हें गुस्से में बावला अर्थ खड़ा दिखा, जिसकी आंखें अभी पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसे देखकर आगे वाले की रूह कांप रही थी। अर्थ ने उस इंसान के हाथ को अपनी टाइट पकड़ में पकड़ लिया और फिर एक नजर आरंभ की तरफ देखा, जो अभी जमीन पर दर्द में तड़पता पड़ा हुआ था। वो तो अच्छा था कि उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, फिर भी उसे चोट तो लगी ही थी। जब अर्थ ने अपने छोटे भाई को इस हालत में देखा, उसका खून खौल गया और वो अपनी सबसे तेज नजरों से उन तीनों की तरफ देखने लगा। अगले ही पल वो उन तीनों को एक एक करके पागलों की तरह मारने लगा। अर्थ उन तीनों में से एक का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर अपनी एक जोरदार किक करते हुए उससे बोला, मेरे भाई को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अर्थ रायचंद के छोटे भाई पर हाथ उठाएगा, उसे मारने के लिए चाकू आगे करेगा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। इसी के साथ अर्थ ने वो चाकू उठाया जो उस शख्स ने आरंभ को मारने के लिए हवा में उठाया था, और अर्थ ने वो चाकू सीधे उस आदमी के कंधे में घुसा दिया, जिस वजह से वो आदमी चिक पड़ा। वहां का इतना खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई और उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो सीन देखकर वहां सबको डर लगने लगा, जिस वजह से वो लोग वहां से जाने के लिए पलटे, लेकिन तभी अर्थ की सबसे गहरी आवाज उन लोगों के कानों में पड़ी, रुक जाओ, यहां से कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। जब मेरा भाई इन लोगों के हाथों से मार खा रहा था, तभी तुम सब ये देखकर मजे ले रहे थे ना? कोई कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, तो अभी इन लोगों को मरते हुए देखकर भी तुम लोग मजे ही उठाओगे। अगर किसी ने यहां से अपना एक कदम आगे भी बढ़ाया, तो उसका हाल भी मैं इन लोगों के जैसा ही कर दूंगा। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन है, क्या है। मेरे लिए सिर्फ मेरा भाई इंपॉर्टेंट है। तुम लोग नहीं तो जस्ट स्टे हियर, वरना तुम लोगों को आज मेरे हाथों मरने से खुद महादेव भी नहीं बचा पाएंगे। अर्थ की इतनी भयानक धमकी सुनकर उन सभी की रूह कांप गई थी और वो डर की वजह से अपनी जगह पर रुकने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि कौन अर्थ के हाथों से मरना चाहेगा। उस पर वो अभी इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो कुछ भी कर सकता था। गुस्से में उसका कंट्रोल उसके दिमाग पर नहीं होता था, और आज अर्थ ने ये बात साबित भी कर दी थी। अर्थ बहुत बुरी तरह से उन लोगों को मार रहा था। उसने उन तीनों को इतना मारा कि उन तीनों ने वही अपना दम तोड़ दिया।
उन्हें मारने के बाद अर्थ वहां मौजूद उसके गार्ड्स की तरफ देखकर अपनी सबसे बॉसी आवाज में बोला, इस कचरे को यहां से बाहर निकालो और चौराहे पर इन्हें जला दो। हाँ, यहाँ सबको ये बता देना कि जिस किसी ने भी अर्थ रायचंद की फैमिली को परेशान करने की कोशिश तो उसके साथ यही सब होगा, तो लेकर जाओ इन तीनों को। जब अर्थ के गार्ड्स ने उसकी बात सुनी, उन्होंने अपना सिर हिलाया और वो उन तीनों को लेकर वहां से चले गए। अर्थ ने आरंभ की तरफ देखा, जो अभी वहां पर आधी बेहोशी की हालत में पड़ा था। अर्थ आरंभ के पास आया और आरंभ के गालों पर हल्के के थपथपाकर उससे बोला, आरू, आंखें खोल। जब आरंभ ने अर्थ की बात सुनी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी धीमी आवाज में बोला, भाई। अर्थ अपनी उंगलियों को आरंभ के बालों में चलाकर अपनी हल्की सी सॉफ्ट आवाज में बोला, मैं यही हूं, तू चल, यू नीड ड्रेसिंग, देख खून बह रहा है। आरंभ में अर्थ का हाथ पकड़ा और अपनी उदासी सी भरी आवाज में अपने बड़े भाई से बोला, भाई प्लीज मेरी खरगोश को बुला लो ना, मुझे उसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज भाई प्लीज अंडरस्को। अचानक से आरंभ पूरी तरह से बेहोश हुआ, जिसे देखकर अर्थ थोड़ा घबरा गया और आरंभ को उठाने की कोशिश करते हुए बोला, आरू, हे बॉय आंखें खोल, आरू। आरंभ को ना उठता देखकर अर्थ थोड़ा परेशान हुआ और अपने मन ही मन सोचने लगा, मैं इसे कैसे बताऊं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है। नहीं, ये सब मैं बाद में देखता हूँ, मेरे लिए पहले ये जरूरी है। अर्थ ने आरंभ को उठाया और उसे अपने कंधे का सहारा देकर बाहर आया। रायचंद विला इस वक्त वो लोग परेशान हो रहे थे, उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अर्थ आरंभ को कुछ कर ना दे, पर उन्हें ये कहाँ पता था कि आरंभ को अर्थ ने नहीं पर किसी और ने ही चोट पहुंचाई थी। वो लोग ये सोच रहे थे कि तभी अर्थ आरंभ को लेकर घर के अंदर आया और जैसे ही उन लोगों ने आरंभ को ऐसी हालत में देखा, वो पूरी तरह से शॉक्ड हुए। कियान भागते हुए अर्थ की तरफ पाया और उसने दूसरी तरफ से आरंभ को संभाला, जिसे कुछ सेकंड पहले अर्थ के गार्ड ने पकड़ा था। उन्होंने आरंभ को लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर लेटा दिया, जिसके बाद महिमा आरंभ के पास आई और उसकी हालत देखकर अपनी डरी हुई आवाज में अर्थ से बोली, अर्थ, आरू को ये चोट कैसे लगी, कहीं तुमने अंडरस्को? इस पर अर्थ ने अपना सिर ना में हिलाया और महिमा की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, वहां रेसलिंग कोर्ट में 3 लोग मिलकर धोखे से मेरे भाई को मार रहे थे। अचानक से अर्थ के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठियों को कसकर अपने गुस्से भरी आवाज में बोला, उन्हें क्या लगा कि मैं इसे मार खाता हुआ छोड़ूंगा? जब मेरे बच्चों पर बात आती है तब मेरा खून खौल जाता है। मैं बेबी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं क्योंकि वो छोटी है और काफी ज्यादा कीमती भी, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे मेरे भाइयों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये तीनों मेरे लिए मेरे बच्चे ही हैं और अगर कोई इन्हें हट करेगा तो उसे अर्थ रायचंद को फेस करना पड़ेगा। जब राजवीर ने अर्थ की बात सुनी, वो अपनी भौहें चढ़ाकर अर्थ से बोला, तूने उन तीनों के साथ अंडरस्को? अर्थ अपनी वही प्लेन आवाज में राजवीर की बात काटते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मार दिया डैड, मैंने उन तीनों को वही सबके सामने मार दिया, उन्हें भी तो पता चले कि अर्थ रायचंद की फैमिली को छेड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। अर्थ की बात सुनकर राजवीर ने बस अपना सिर हिलाया, तभी अध्यम वहां फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और वो अर्थ को थमाते हुए बोला, भाई ये लीजिए। अर्थ अध्यम के हाथों से वो बॉक्स लेकर बोला, हाँ दे। 2 दिन बाद अभी वो लोग हॉल में बैठे हुए थे कि तभी उनके कानों में नेत्रा की प्यारी सी आवाज गूंजी, जो रुद्रांश के साथ घर के मेन डोर से चिल्लाते हुए अंदर आई, डैड, डैडा, मम्मा मैं आ गई। जैसे ही उन लोगों ने नेत्रा को देखा, उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, बेबी। अर्थ भागते हुए नेत्रा की तरफ आया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूम कर बोला, आ गए आप, कैसी रही आपकी ट्रिप और आप ठीक तो हो ना बेटा? अर्थ के इस सवाल पर नेत्रा को हल्की सी हंसी आई और वो अर्थ की तरफ देखकर उससे बोली, डैड, मॉन्स्टर मेरे साथ थे तो ऐसे में मुझे क्या हो सकता था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहां अर्थ नेत्रा के साथ बातें कर रहा था और सभी उन दोनों की तरफ देख रहे थे, वही सिद्धि बहुत गौर से नेत्रा के चेहरे की तरफ देख रही थी जो अभी चमक रहा था। सिद्धि नेत्रा के चेहरे को देखकर अपने मन ही मन बोली, ये कुछ अलग ही क्यों दिख रही है, इसका फेस इतना ग्लो कर रहा है, पर क्यों, क्या वजह है इसके इतने चमकने के पीछे की? अर्थ के बाद महिमा नेत्रा की तरफ आई और उसे अपनी बाहों में भरकर उस पर अपना प्यार लूटने के बाद अपनी झूठी उदासी भरी आवाज में उससे बोली, मेरी बच्ची, कैसे हो आप और आपको मम्मा की याद नहीं आई? अब आरंभ भी महिमा का साथ देते हुए नेत्रा को छोड़ने के लिए महिमा से बोला, माँ ये वहां अपने मॉन्स्टर के साथ गई थी तो इसे हमारी याद कहाँ आएगी?
जैसे ही नेत्रा ने आरंभ की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो झट से अपना सिर नामे हिलाकर अपने भाई से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मुझे आप सबकी बहुत याद आई सच्ची। अब आरंभ नेत्रा के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज उससे बोला, अच्छा फिर आपने फोन क्यों नहीं किया? अब नेत्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आरंभ को उसके सवाल के जवाब कैसे दें, क्योंकि सच्चाई सिर्फ उसे ही पता थी कि उन लोगों ने दुबई में क्या किया था और वो अपने ही मुंह से अपनी फैमिली को वो सब कैसे बताती जो उसके और उसके मॉन्स्टर के बीच हुआ था। इस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने हकलाती हुई आवाज में बोली, वो अंडरस्को। रुद्रांश नेत्रा की हिचकिचाहट भली भांति समझ रहा था और वो खुद भी ये जानता था कि नेत्रा के लिए ये आसान बात तो नहीं है, तो इसी वजह से वो नेत्रा को डिफेंड करते हुए आरंभ और बाकी सब से बोला, हमें घूमने से फुर्सत नहीं थी तो ये फोन कैसे करती? अब इस पर कियान अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ ये भी है। राजवीर नेत्रा की छोटी सी नाक खींचकर उस पर हल्के से अपनी एक उंगली से टैप करते हुए उससे बोला, अच्छा आप इतने दूर से ट्रेवल करके आए हो तो फ्रेश हो जाओ और रेस्ट करो। अपने डैडा की बात सुनकर नेत्रा ने हाँ बोला और फिर उसकी नजर वहां खड़ी सिद्धि पर पड़ी, जिसे देखते ही नेत्रा अपनी चहकती हुई आवाज में उससे बोली, भाभी माँ। जब सिद्धि ने नेत्रा के मुंह से अपना नाम सुना, वो नेत्रा की तरफ देखकर अपनी झूठी प्यार भरी आवाज में बोली, हाँ नेत्रा बोलो। अब नेत्रा ने अपना प्यारा सा गुस्से वाला मुंह बनाया और सिद्धि की तरफ देखकर बोली, आपको मेरी याद नहीं आई क्या? वैसे सिद्धि का मन तो कर रहा था कि वो नेत्रा को बोल दे जो भी जहर उसके दिमाग में भरा हुआ था, पर वो ये अभी नहीं कर सकती थी, जिसके चलते वो नेत्रा को अपनी फेक स्माइल देकर उससे बोली, अरे पागल हो क्या आप जो ये बोल रही हो? मैं आपको सबसे ज्यादा मिस करती थी, पूछिए आपके डैड से। अब अर्थ भी नेत्रा का दिल नहीं दुखाना चाहता था, जिस वजह से उसने अपना सिर हिलाया और बोला, हम। अचानक से नेत्रा ने एक उबासी ली और अपनी आलस भरी आवाज में उन लोगों की तरफ देखकर बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं प्लेन में सोई थी फिर भी पर अंडरस्को एक मिनट। तभी उसके ध्यान में कुछ आया और वो बोलते बोलते वहीं रुक गई और आरंभ की तरफ देखकर अपनी बेहद चिंता भरी डरी हुई आवाज में बोली, भाई आपके फेस पर ये मार्क क्यों बन है और आपके लिप्स पर कट भी लगी है क्यों? जब उन लोगों ने नेत्रा को इतना डरा हुआ देखा, वो परेशान हुए। वही आरंभ खुद शॉक्ड हुआ कि नेत्रा का ध्यान उस पर गया और वह अभी उसकी वजह से परेशान थी, डरी हुई थी, जिसकी वजह से आरंभ अभी गिल्टी फील करने लगा। आरंभ नेत्रा का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, खरगोश वो मैं गलती से गिर गया था और इसी वजह से मुझे चोट लगी। अचानक से नेत्रा ने आरंभ के पकड़ से अपने हाथ छुड़ाए और फिर अपनी रुआसी आवाज में उस पर चिढ़ते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो ना? आप सब मुझे बच्ची समझते हो पर मैं बच्ची नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये फाइट की वजह से हुआ है। आप लोग प्लीज मुझसे बातें छिपाना बंद करो ना। क्यों करते हो ऐसा ताकि मुझे बुरा ना लगे, मैं अपसेट ना हो जाऊं? पर आप लोग ये सब करके मुझे और भी ज्यादा अपसेट करते हो। इसी के साथ वो रोते रोते ऊपर चली गई, जिसे देखकर अर्थ चिल्लाया, बेबी अंडरस्को। पर नेत्रा कब की अपने रूम में जा चुकी थी, जिसे देखकर सिद्धि उन लोगों के चेहरे पर मौजूद चिंता देखकर मुस्कुराने लगी और फिर अपने मन ही मन बोली, चल सिद्धि हो जा शुरू। सिद्धि उन लोगों की तरफ देखकर अपनी झूठी चिंता भरी आवाज में उनसे बोली, मैं देखकर आती हूँ उसे। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और सिद्धि खुद भी उनके रूम की तरफ चली गई। वही आरंभ अपनी बेहद गिल्ट भरी आवाज में उन लोगों से बोला, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, आई स्वेयर मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था माँ। आरंभ को ऐसे देखकर महिमा उसके पास आई और उसके गालों को अपने हाथों में थामकर उसे शांत करते हुए बोली, आई नो आरू पर तुम खुद ये बात जानते हो ना कि उसके पास्ट इंसिडेंट की वजह से वो कैसी हो गई है। छोटी छोटी बातें उसे इफेक्ट कर जाती हैं और इस पर उसका भी बस नहीं चलता बेटा, तो वो बच्ची क्या करेगी? उसकी इस बात से अभी आरंभ भी सहमत था और इसी वजह से वो थोड़ा शांत हुआ। रूम में सिद्धि रूम में आई और जब उसने दरवाजा खोलकर देखा, तभी उसे नेत्रा बेड पर रोते हुए दिखाई दी। वैसे सिद्धि को अभी नेत्रा को रोता हुआ देखकर खुशी मिल रही थी, पर वो अपने मुंह से ये सब कैसे बताती? सिद्धि नेत्रा की तरफ आई और उसके पास बैठकर अपनी झूठी चिंता भरी आवाज में उससे बोली, नेत्रा अरे आप रो रहे हो पर क्यों? वैसे सिद्धि तो उन लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही थी, पर यह बात उस मासूम बच्ची को कहाँ पता थी, जिस वजह से वो अपने दुश्मन को अपना समझकर उसके आगे रोते हुए बोली, भाई ने मुझसे ये बात छिपाई भाभी माँ की उनकी किसी के साथ फाइट हुई है और उन्हें चोट भी लगी है। क्या वो मुझ पर इतना ट्रस्ट भी नहीं करते?
अभी शायद सिद्धि के पास सही मौका था नेत्रा के मन में उन चारों के लिए एक दूरी पैदा करने का, जिसके चलते वो अपनी भयानक चाल चलते हुए नेत्रा से बोली, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ ये जो चारों भाई हैं उनकी बॉन्डिंग आपस में काफी ज्यादा अच्छी है और आप अभी उनके बीच आए हो तो उन्हें पूरी तरह से आपके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा अंडरस्को। वैसे नेत्रा ने जब सिद्धि की ये बात सुनी वो थोड़ी शॉक्ड हुई और फिर सिद्धि की बातों को बीच में ही रोकते हुए उससे बोली, पर वो मेरे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल है। अब सिद्धि भी अपनी जिद पर अड़ी थी कि वो नेत्रा के मन में उन चारों के लिए दूरी पैदा करके ही रहेगी और इसी वजह से वो फिर से अपनी कोशिश करते हुए बोली, ऐसा आपको लगता है और उन लोगों ने आपकी खुशी के लिए ये बोला भी होगा, पर टाइम तो लगता है ना। अब नेत्रा खुद भी सोच में पड़ गई, उसके दिमाग में भी ये बात घर करने लगी और ये सब नेत्रा के चेहरे पर दिखाई देने लगा। नेत्रा के फेस एक्सप्रेशन देखकर सिद्धि अपने मन ही मन मुस्कुराने लगी और बोली, ओ बेचारी नेत्रा, अब से मैं इसके दिमाग के साथ ऐसे खेल खेलूंगी और इसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी नेत्रा ने सिद्धि की तरफ देखा और अपनी मासूमियत भरी आवाज में उससे पूछा, भाभी माँ, क्या वो दिखावे के लिए मेरे इतने क्लोज हैं? अभी सिद्धि उसके जले पर नमक छिड़कते हुए उससे बोली, शायद ऐसा हो भी सकता है। आपको मैं एक बात बताऊं, पर आप मुझसे ये वादा करो कि ये सीक्रेट आप किसी को नहीं बताओगे। नेत्रा अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए सिद्धि से बोली, डैड को भी नहीं? अब सिद्धि ने अपना सिर ना में हिलाया और नेत्रा से बोली, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात समझकर नेत्रा उससे बोली, ओके, बोलिए। अब सिद्धि अपनी हद पार करते हुए नेत्रा की तरफ देखकर उससे बोली, जब आप दुबई गए थे तब आपके डैड ने मुझसे कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द बेबी चाहिए। पहले तो नेत्रा एकदम शांत रही और फिर उसके बाद सिद्धि की तरफ देखकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ सिद्धि से बोली, हाँ, ये तो अच्छी बात है और मुझे भी डैड और आपके बेबी के साथ खेलना है। वैसे सिद्धि को लगा था कि ये बात सुनकर नेत्रा चिढ़ जाएगी और वो तमाशा करेगी, पर यहाँ नेत्रा उल्टा खुश थी, जिसे देखकर सिद्धि को ये बात हजम नहीं हुई। सिद्धि एक बार फिर से आग में घी डालते हुए उससे बोली, आप समझ नहीं रहे हो नेत्रा, अगर हमारा खुद का बेबी आया तो फिर आपके डैड आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही काफी बिजी होते हैं और जब उनको थोड़ा टाइम मिलेगा वो अपना टाइम बेबी को देंगे, तो आपके साथ टाइम कब स्पेंड करेंगे? वैसे सिद्धि की बात सुनकर नेत्रा को थोड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अर्थ के खिलाफ ये सब बोल रही थी और इसी वजह से वो अर्थ को डिफेंड करते हुए सिद्धि से बोली, नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मेरे डैड कुछ भी कर सकते हैं पर मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अब सिद्धि भी नेत्रा को अपनी बातों पर यकीन दिलाते हुए उससे बोली, ऐसा आपको लगता है, पर मैं उन्हें 5 साल से जानती हूँ, वो शायद अभी आपसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब नेत्रा पूरी तरह से चिढ़ गई और बेड पर से उठते हुए अपनी चिढ़ी हुई आवाज में से बोली, आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मुझे उन पर पूरा यकीन है, वो ऐसा नहीं करेंगे। सिद्धि ने नेत्रा की तरफ देखा और बोली, मुझे पता था कि आप मुझ पर ऐसे यकीन नहीं करोगे, रुको। सिद्धि ने अपना फोन निकाला और उसमें कुछ रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए नेत्रा से बोली, ये सुनो। उस रिकॉर्डिंग में अभी अर्थ की आवाज आ रही थी, सिद्धि, मुझे जल्दी से हमारे प्यार की निशानी, मुझे हमारा बच्चा चाहिए, बोलो दोगी ना मुझे वो? इसके बाद उसे सिद्धि की आवाज सुनाई दी, जी हाँ अर्थ। जब नेत्रा ने ये रिकॉर्डिंग सुनी उसके होश उड़ गए और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पहले फोन और फिर सिद्धि की तरफ ही देखने लगी। वही सिद्धि नेत्रा की तरफ देखकर अपने मन ही मन खुश होते हुए उससे बोली, ये आवाज आपके डैड की ही है ना? नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ। उसका जवाब सुनकर सिद्धि अपनी तेज स्माइल के साथ अपने मन में बोली, अच्छा हुआ कि 5 साल पहले की ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई थी, आज यही बहुत काम आ गई। अब इसे सुनने के बाद तो वैसे ही भाई बहन अंडरस्को ऊप्स नो बाप बेटी के रिश्ते में बहुत बड़ी दूरी बननी शुरू हो जाएगी और इसी के चलते मैं इस नेत्रा को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर पाऊंगी। वही नेत्रा खुद भी पूरी तरह से शॉक होते हुए अपने मन ही मन बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डैड मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, शायद इनको ही कोई गलत फहमी हुई है और वैसे भी मुझे मॉन्स्टर ने बोला था कि मैं किसी और पर नहीं सिर्फ उन पर और डैड पर ट्रस्ट करूं और मैं ऐसा ही करूंगी। सिद्धि ने नेत्रा की तरफ देखा जो अभी लॉस्ट थी और उसे ऐसे लॉस्ट देखकर सिद्धि के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आई और फिर वो नेत्रा के कंधे को पकड़कर हल्के से उसके कंधे को हिलाते हुए बोली, नेत्रा क्या सोच रही हो बेबी? नेत्रा ने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में सिद्धि से बोली, कुछ नहीं भाभी माँ, मुझे फ्रेश होना है तो एक्सक्यूज मी।
इसी के साथ नेत्रा वहां से वॉशरूम में चली गई और उसके वॉशरूम में जाने के बाद सिद्धि ने अपना फोन उठाया और वो खुद भी उनके रूम के बालकनी में आए। अभी सिद्धि ने किसी को फोन मिलाया और जब उस आगे वाले शख्स ने सिद्धा का फोन उठाया तब सिद्धि उससे बोली, हेलो। इस पर आगे से उसे आवाज आए, काम स्टार्ट कर दिया सिद्धि। सिद्धि ने अपना सिर नामे हिलाया और अपनी थोड़ी प्लेन आवाज उस इंसान से बोली, नहीं, वो बस अभी दुबई से वापस लौटी हैं तो मैं आज से ही काम शुरू कर दूंगी। इस पर वो सिद्धि से बोला, वेरी गुड, तुम्हारे पास वो ड्रग तो है ना? ड्रग्स का नाम सुनकर ही सिद्धि के चेहरे पर गंदी सी स्माइल आई और वो उस शख्स से बोली, हाँ, मेरे पास है और मुझे ये भी पता है कि उसे वो ड्रग कैसे देना है। डॉक्टर हूँ, इतना तो पता है कि उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं और स्पेशली उस लड़की पर जिसने कभी नॉर्मल ड्रिंक को भी हाथ नहीं लगाया। उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता है मुझे और जैसे ही मैंने उसे ड्रग का पहला डोज दे दिया वो उसी वक्त से उस पर अपना असर दिखाने लगेगा और धीरे धीरे करके एक मासूम सी लड़की को पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बर्बाद कर देगा, उसे पूरी तरह से ड्रग एडिक्टेड बना देगा। इस पर वो इंसान भी पागलों की तरह हंसते हुए उससे बोला, यही तो हमें चाहिए सिद्धि, यही तो मैं चाहता हूँ कि उसकी हालत इतनी बुरी हो कि उसे देखकर पत्थर के भी आंसू बहने लगे। वो इतनी दर्द में हो कि उसका दर्द, उसकी चीख सुनकर सन्नाटों का भी दिल दहल जाए। जितनी तकलीफ उसे होगी उतनी खुशी मुझे मिलेगी, जितने आंसू उसके बहेंगे मेरे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।